हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। आपकी जो मेडिसिन होती है जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अपने टारगेट साइट तक कैसे पहुंच रही है, तो उसको हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इसको हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि आपकी जब बॉडी के अंदर ड्रग्स जाती है, मेडिसिन जाती है, तो हमारी बॉडी उस मेडिसिन के साथ क्या करती है, उसको हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। इसमें हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हमारे ड्रग का या फिर कोई मेडिसिन का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि आपकी जो मेडिसिन थी वो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई, उसको हम बोलते थे एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद हमारी पूरी बॉडी में कैसे पहुंच रही है वो, उसको हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, तो देखो आपका इस वाली सिनेरियो को लेंगे हम कि आपकी जो मेडिसिन है ओरल रूट से हमने ली। ठीक है, ओरल रूट से लेने के बाद आपके इंटेस्टाइन से आपके ये गई पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में, लीवर के थ्रू आपके फिर गई हार्ट में, हार्ट इसको पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हम आगे देखेंगे इसको। सबसे पहले देखो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग मूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू टिश्यूज दैट इनिशियली हैड नो ड्रग। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपकी जो ड्रग होती है वो मूव करती है। कहाँ से मूव करती है? ब्लड से कहाँ पे जाएगी? टिश्यूज में जाएगी, उस टिश्यू में जहाँ पे पहले कोई भी ड्रग नहीं थी। ठीक है, तो उस टिश्यू में ड्रग का पहुंचना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है ब्लड से। ठीक है, ब्लड से गई टिश्यूज के अंदर। इट फॉलो अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम प्लाज्मा। जब सपोज करो कि कोई प्लाज्मा है, ठीक है, जैसे कि ये हम सेल बना लेते हैं। ठीक, ये सेल है या सेल ऑर्गन टिश्यू जहां पे भी ड्रग को घुसना है। ठीक, अब क्या है कि ना बाहर क्या है? बाहर हमारा प्लाज्मा है। ठीक, बाहर प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा में क्या है? हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन है। ड्रग आपकी बेसिकली कहाँ है? ब्लड स्ट्रीम में है। ब्लड में कहाँ पे होगी? प्लाज्मा के अंदर होगी। ठीक, तो प्लाज्मा से ब्लड आपकी ब्लड से बेसिकली कहाँ पर जाएगी ड्रग? आपके सेल के अंदर जाएगी। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। ठीक है, तो टिश्यूज में या फिर सेल्स में या फिर ऑर्गन में उसकी कंसंट्रेशन कम है। और कब तक जाएगी? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा मेंटेन। ठीक है, तो आपकी ड्रग कब तक पहुंचेगी? जब तक इक्विलिब्रियम आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं हो जाएगा। ठीक, सपोज करो इधर आपकी 100 कंसंट्रेशन है, इधर पहले 0 थी। ठीक, तो कब तक जाएगी? जब तक 50-50 ना हो जाए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम सेट हो गया। ठीक, बराबर हो गया। ठीक, तो जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाएगा सेट, तब तक हम हमारी जो ड्रग होती है वो जाती रहती है, जाती रहती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ब्लड से बेसिकली प्लाज्मा से जिस भी सेल में, जिस भी टिश्यू में उसको जाना है, उसके पहुंचने को क्या बोलेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसी को हम आज डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें फैक्टर्स कौन कौन से जो होते हैं जो कि आपके किसी भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे पहले देखो आपका सबसे मेन जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी, कि आपकी जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल है कि नहीं है। क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में बताया था कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? आपके लिपिड से बनी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। तो अगर आपकी कोई ड्रग है जो कि लिपिड में इजीली सॉल्युबल है तो वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाएगी और इजीली एंटर कर जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो आपकी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो आसानी से सेल की मेम्ब्रेन को, जिस भी सेल के अंदर उसको घुसना है, ठीक, उसमें चली जाती है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टिश्यूज के अंदर। ठीक, तो जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में लिपिड सॉल्युबल ड्रग है आपकी ये। ठीक, तो ये इजीली इधर से पास होकर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ब्लू कलर से दिख रही है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो इधर से पास होकर इजीली इसमें आ गई। ठीक, जबकि जो हमारी नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ड्रग मान लो इसको, तो ये बाउंस बैक कर गई, ये नहीं जा पा रही। या फिर नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं कुछ स्पेसिफिक, वो आपके इसके थ्रू पास हो रही हैं। ये मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में बता रखा है। ठीक है, किसी चैनल के थ्रू पास हो रही है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपके इसके थ्रू पास होते हैं। तो अगर कोई ड्रग आपकी लिपिड सोल्यूबल होगी तो वो बहुत आसानी से पास कर जाएगी, हमारे सेल के अंदर बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आयनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, तो इसमें क्या होता है ना, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन्फ्लुएंस अ ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो आपकी कोई भी ड्रग के ऊपर आयनाइजेशन होगा, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या आयनाइजेशन होता है।
तो आपका आयनाइजेशन किसी भी ड्रग का, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी को। अगर आपकी जो ड्रग है वो अनआयनाइज्ड है तो वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी, ठीक। अगर किसी ड्रग में कोई भी आयंस नहीं है या फिर कम आयंस है तो वो इजिली ज़्यादा क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी, ठीक है। इसके अलावा देखो प्लाज्मा एंड टिश्यू बाइंडिंग, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग्स, तो इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। इसमें क्या होता है ना, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन फॉर एसिडिक ड्रग एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर बेसिक ड्रग। तो आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि आपका प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आ गया, एल्ब्यूमिन आ गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गए, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हमारी जो ड्रग होती है वो बाइंड कर जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग मतलब क्या है इसका, कि आपके जो प्लाज्मा के जो प्रोटीन है, टिश्यू के जो प्रोटीन है, उसके साथ जो हमारी ड्रग होगी वो बाइंड कर जाती है। तो उससे फायदा क्या होता है, या फिर उसका मेन आपका क्लिनिकल इंप्लीमेंट क्या है, उसमें क्या हो रहा है उससे, ठीक। लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी कोई ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, वो आपकी अगर किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटेड कर देगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटेड कर देगी। जैसे इस डायग्राम से समझो आप, ठीक। जो आपकी जो ड्रग होती है ना, कि आपकी जो ड्रग होती है, जो आपकी ड्रग है, जैसे कि सपोज करो ये फ्री ड्रग है और ये बाउंड ड्रग है, ये एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग बाइंड हो रखी है, ठीक। ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, ये बाउंड अनबाउंड हो सकती है, ठीक है। बाउंड ड्रग फ्री फॉर्म में आ सकती है, फ्री ड्रग बाउंड भी हो सकती है, ठीक। तो जब ब्लड में एंटर करती है कोई भी मेडिसिन तो क्या करती है, कुछ फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ फ्री फॉर्म में रहती हैं और कुछ हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं, ठीक। अब जो हमारी फ्री वाली होगी वो क्या करेगी, वो तो चली जाती है सेल के अंदर, और जो बाइंड हो रखी होती हैं वो अभी रह जाती है, ठीक है। वो कहाँ पे रहती हैं, अभी आपके वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहती हैं, वो अभी ब्लड वेसल में ही रहती हैं, ये बाद में जाएंगी अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपकी ड्रग है वो बाउंड से अनबाउंड हो सकती है, ठीक है। ये पहले बाउंड हो रखी है, इसके साथ बाइंड हो रखी है, पहले फ्री वाली चली जाएंगी, ठीक, आराम आराम से जाती रहेंगी ताकि कोई ड्रग का जो एक्शन है वो लंबे टाइम तक रहे, ठीक। तो आपकी फ्री वाली चली गई, फ्री वाली जब चली जाएंगी, इसका इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाएगा, ठीक, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो फिर क्या होगा, ये जो बाउंड वाली है वो इसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी, फ्री वाली में, ये फ्री वाली में कन्वर्ट होने लग जाएगी और इसको तोड़ तोड़ के अंदर ये फ्री हो के अंदर सेल के अंदर एंटर करते रहेंगे, जिससे कि आपका ड्रग का जो एक्शन है वो लंबे टाइम तक रहेगा। व्हेन अ ड्रग बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इट एक्ट एज अ टेम्पररी रिजर्वायर, तभी इसमें लाइन लिख रखी है मैंने ये, कि आपकी जो ड्रग होती है अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है तो वो एक टेम्पररी रिजर्वायर की तरह बन जाती है, ठीक है। टेम्पररी रिजर्वायर, क्योंकि रिजर्वायर ही तो है, इसके साथ जाके इसने बाइंड कर लिया, अभी रिजर्वेशन में है ये, ठीक। जब फ्री वाले पूरे अंदर चले जाएंगे तब ये उसके बाद धीरे धीरे करके बाउंड फॉर्म से अनबाउंड फॉर्म में जाती जाएगी और आपका सेल के अंदर इजीली धीरे धीरे करके आपकी ड्रग पहुंचती रहेगी, एंड ओनली इट्स अनबाउंड फ्रैक्शन इज अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू टिश्यू एंड एक्सर्ट्स इस इफेक्ट। तो जो ड्रग है अगर वो बाउंड फॉर्म में है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएगी जब तक वो फ्री फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। तो जब आपकी ड्रग अनबाउंड हो जाएगी, जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड थी, जब वो अनबाउंड हो जाएगी तब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी टिश्यू के अंदर और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, जो भी उसको ड्रग को काम करना है वो करेगी, ठीक है। अब इसके अलावा देखो आप टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, तो आपके जो टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपका इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स और आपका इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, ये आपके दो तरीके के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी ड्रग का अपटेक, ठीक है, कि कोई ड्रग सेल के अंदर जा रही है या सेल से बाहर आ रही है, ठीक। तो ये जो आपके टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसको हेल्प भी कर सकते हैं और इसको रोक भी सकते हैं, किसी भी ड्रग को अंदर जाने में हेल्प करेंगे या फिर उसको बाहर निकालने में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ इनफ्लक्स और इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, इफ्लक्स मतलब बाहर जा रही है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल वॉल, ठीक है।
हमारी जो सेल है उससे बाहर भेजेगा, ये सेल है इससे बाहर भेजेगा, ठीक है, इफ्लक्स, ड्रग को बाहर भेजने के लिए। और इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, सेल के अंदर भेजने के लिए, ड्रग को सेल के अंदर भेजने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सेल के अंदर ड्रग को पहुंचाएंगे और सेल के बाहर ड्रग को बाहर निकालेंगे। तो इनका काम होता है, ये भी फैक्टर है जो कि इस पर डिपेंड करेगी हमारी ड्रग। इसके अलावा देखो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, आपका रीजनल ब्लड फ्लो, रीजनल ब्लड फ्लो देखो, ऑर्गन्स विद हाई ब्लड फ्लो, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इन सब जगह पे हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी अदर ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज। रिसीव ड्रग फास्टर देन दोज विद लोअर परफ्यूजन, तो इनमें आपकी जो ड्रग है वो भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो आपकी ड्रग है वो सबसे पहले कहाँ पे जा रही है, ब्लड में मिल रही है, ठीक। तो ब्लड आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे पहुँच रहा है, जिन ऑर्गन्स पे ज़्यादा पहुँच रहा है उस जगह पे आपकी ज़्यादा ड्रग भी जाएगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। और उन पे बाद में पहुँचेगी जहाँ पे ब्लड आपका कम है, ओके। अब इसके बाद आप देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वीडी, ठीक। इसको अच्छे समझाने के लिए मैंने आपके लिए हिंदी में लिख रखी है इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको इजीली इसको समझ में आ जाए कि एक्चुअली होता क्या है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वीडी है क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द थियोरेटिकल वॉल्यूम टेल्स अस हाउ वाइडली अ ड्रग स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ये क्या है, एक कल्पनात्मक, ठीक है, हाइपोथेटिकली है, ठीक है, एक थियोरेटिकली ही है, इसको आप एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस थियोरेटिकली मान सकते हो। तो काल्पनिक थियोरेटिकली आप मान लो कि आपका जो वॉल्यूम है, आपका कोई भी, ये बेसिकली क्या करता है ना कि अंदाजा देता है, ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं बताएगा, लगभग लगभग बता सकता है कि अगर शरीर में दवा को एक समान तरीके से बांटा जाए, कि अगर कोई मेडिसिन को आपने पूरी बॉडी के अंदर बराबर मात्रा में अगर बांट दिया तो उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के बराबर होने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, ठीक। तो उसकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, जो मेडिसिन की कंसंट्रेशन है, वो प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर कब तक आ पाएगी, कितने वॉल्यूम होना चाहिए कि प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर वो हो पाए, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो इससे हमारे किसी भी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाता है। अब हमको ये पढ़ना क्यों है, क्या फ़ायदा क्या है इसका। अब इसको पढ़ने का ना देखो दो एडवांटेजेस हैं इसके। इसमें क्या होगा ना, जो आपका हाई वीडी होगा और लो वीडी होगा उसको देखेंगे हम। सबसे पहले देखो हाई वीडी, अगर किसी ड्रग का वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हाई आ रहा है, इफ अ ड्रग हैज़ हाई वीडी इट मीन्स द ड्रग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी टिश्यूज, यानी कि आपकी जो ड्रग है वो बहुत अच्छे से बॉडी के टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट रिमेन इन द ब्लड, और ब्लड में उसका सिर्फ कुछ ही पोर्शन बच पा रहा है, बाकी प्रॉपर्ली आपके टिश्यूज में, आपके सेल्स में वो ड्रग पहुंच पा रही है, ठीक। अगर किसी ब्लड का हाई वीडी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हाई आ रहा है तो, जैसे कि आपका एग्जांपल देखो डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन की जो वीडी होती है वो कितनी होती है, लगभग 6 लीटर पर केजी, विच शोज दैट इट स्प्रेड एक्सटेंसिवली इनटू द टिश्यू, जो कि बताता है कि आपकी जो ड्रग है ये डाइजॉक्सिन वो टिश्यूज में बहुत अच्छे से जाती है, ठीक है। अब देखो 6 लीटर पर केजी, अब किसी का वेट अगर 60-70 किलो है तो उसके हिसाब से आप कितनी ड्रग डालोगे, तो इतनी ड्रग तो डाल नहीं सकते, तो एक्यूरेट नहीं है, हाइपोथेटिकली है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच भी सकते हो इसको, ठीक है। तो इतनी ड्रग तो हम डाइजॉक्सिन डाल नहीं सकते, तो एक तरीके से कैलकुलेशन करके निकाल रखा है हमने, ठीक है। लेकिन हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो ड्रग है वो कितने अच्छे से टिश्यूज के अंदर जा रही है, ठीक। अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम आ रहा है, लो आ रहा है, मीन्स द ड्रग मोस्टली स्टेज इन द ब्लड, यानी कि वो ड्रग जो है वो ज़्यादातर ब्लड में ही रह रही है, एंड डज नॉट स्प्रेड मच इनटू द टिश्यू, और वो ड्रग जो है वो टिश्यूज में ज़्यादा नहीं जा रही है, ठीक है, वो ज़्यादा टिश्यूज में नहीं जा रही है वो ड्रग। जैसे कि हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन हैज़ वीडी ऑफ अराउंड 0.25 लीटर पर केजी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 0.25 है पर केजी, मीनिंग दैट इट स्टेज मेनली इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि हमारी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो मेडिसिन है वो टिश्यू में कम जाती है, बाहर ब्लड में ही ज़्यादा रहती है, ठीक। इन केसेस ऑफ ड्रग पॉइजनिंग,
अगर कोई ड्रग पॉइजनिंग का केस आता है, ठीक है, ड्रग पॉइजनिंग का अगर कोई केस आ रहा है, अ हाई वीडी मीन्स द ड्रग इज हिडन इन द टिश्यू एंड कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस। अगर कोई ड्रग पॉइजनिंग, किसी पेशेंट ने गलत दवाई खा ली, उसको उसके लिए वो दवाई जो थी वो हार्मफुल थी, अब उसकी बॉडी से हमको वो दवाई बाहर निकालनी है, तो हम उसका वीडी चेक करेंगे, दवाई का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर उस दवाई का वीडी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक, तो क्या होगा, वो यानी कि आपकी जो ड्रग है वो तो टिश्यूज में चली गई, तो उसको आप हीमोडायलिसिस करके, यानी कि ब्लड को डायलिसिस करके, ब्लड को फिल्टर करके आप इजिली वो ड्रग को नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अगर किसी का लो वीडी है तो उसको इजिली आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद समझो रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोबारा। अब देखो इसमें क्या है, एक इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सबसे पहले आप देखो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स फर्स्ट रीच वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन्स। अगर कोई ड्रग जो है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचेगी, वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन में पहुंचेगी, जैसे कि हमारा जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है उधर तक पहुंचेगी। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी उधर हमारी ड्रग पहले पहुंचेगी, जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी वह ड्रग बाद में पहुंचेगी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर टाइम, जब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय बीतेगा, दीज ड्रग्स मूव इनटू द लेस परफ्यूज्ड लार्जेस्ट टिश्यू कंपार्टमेंट, जैसे कि मसल्स या फिर फैट। तो पहले तो जहाँ पे ब्लड ज़्यादा जाना था वहाँ पे पहुँचा, उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो ड्रग होगी वो लेस परफ्यूज्ड वाली जगह पे, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे ब्लड कम है उस जगह पे धीरे धीरे करके जाएगी। ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हैज टू मेन एडवांटेजेस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के दो एडवांटेजेस है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट और रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बता रखा है डिटेल में, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि आपको पढ़ना क्यों है इस चीज़ को। ठीक है, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ड्रग का हो रहा है तो उसके दो फायदे हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल विद एनेस्थेटिक्स लाइक थायोपेंटोन। अगर किसी पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दिया, जैसे कि थायोपेंटन दे दिया, redistributed quickly reduces the drug concentration in the brain so that anesthetic effect ends sooner and the patient recover faster। यानी कि अगर किसी हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, उसको हमने एनेस्थीसिया दे दिया, ठीक, उस ड्रग की शॉर्टर अगर ड्यूरेशन है, अगर हमको चाहते हैं कि उसका एनेस्थीसिया का इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाए, ठीक, तो ऐसी ड्रग देंगे ना उसका, ताकि आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो पाए वो। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसका शॉर्टर ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो जिससे क्या होगा ना, उसकी कंसंट्रेशन जो है जैसे कि ब्रेन के अंदर वो आपकी क्विकली हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे करके उसकी कंसंट्रेशन तुरंत कम होने लग जाएगी, जिससे कि पेशेंट का जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है, पेशेंट जो उससे सोया था, जो भी नमनेस हुई थी, जो भी उसको हुआ था, ठीक है, वो तुरंत एंड हो जाएगा, जल्दी इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा और पेशेंट उस एनेस्थीसिया से जल्दी रिकवर कर पाएगा। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक ये फायदा हो गया। दूसरा क्या है, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। अगर कोई दवाई रीडिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट करके हो रही है, तो टॉक्सिसिटी होने के कम चांसेस होंगे। इफ अ ड्रग स्टेड कंसंट्रेटेड इन वन एरिया, अगर किसी ड्रग, कोई भी ड्रग एक एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में रहेगी, जैसे कि कोई ब्लड दी, हम ब्लड में कोई दवा दी और ब्रेन के लिए दी, तो ब्रेन में जाके ऐसे खट्टी हो गई, तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई, तो उस ऑर्गन के लिए वो ड्रग कैसी हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है। इट कुड कॉज साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी। तो वो ड्रग क्या कर सकती है, साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हेल्प बैलेंस द ड्रग कंसंट्रेशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है ना, कि आपकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो अच्छे से बैलेंस हो पाती है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम हाई लेवल ऑफ ड्रग, जिससे कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो जरूरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका किडनी वगैरह, ब्रेन, हार्ट, ये सब आपके प्रोटेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ड्रग है वो एक बारी में एक जगह पे जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग टिश्यूज वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो इसके फायदे थे ये। अब इसके बाद आप देखो बैरियर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका जो ड्रग है उसको डिस्ट्रीब्यूट जब होना है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। ठीक,
तो चलो देखते हैं, इसके अंदर आपका आता है ब्लड ब्रेन बैरियर और आपका ब्लड सीएसएफ बैरियर। तो आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये आपको पहले पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर ब्लड सीएसएफ बैरियर भी पढ़ा रखा है। तो देखो इसमें क्या है, अगर कोई भी दवाई को अगर आपके ब्रेन के अंदर जाना है तो वो ईजिली तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पूरी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसको अगर कोई भी चीज़ को कोई भी ब्लड से निकल के अगर ब्रेन में जाना है तो उसको स्पेशल तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सीएसएफ बैरियर, जो कि किसी भी चीज़ को लिमिटेड करते हैं कि ब्लड ब्रेन में ना पहुंच पाए या सीएसएफ में ना पहुंच पाए। तो लिमिट्स एंट्री टू लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स, अगर कोई ड्रग है लिपिड इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो वो लिमिटेड होगी, ठीक है, वो इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, न्यूस्टिग्मिन हो गया, ऐसी ड्रग्स आपकी इजिली एंटर नहीं कर पाएंगी। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एंड सम दैट यूज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, जो आपकी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी और आपकी कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स को यूज करेंगी, वही आपके पेनिट्रेट कर पाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वही ड्रग्स आपकी जा पाएंगी, ठीक है, जो आपकी लिपिड सॉल्युबल होंगी और जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स का यूज कर रही होंगी, बाकी ड्रग्स नहीं जा पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक नोट करने वाली चीज क्या है, डोपामीन कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो डोपामीन जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, लेकिन अगर हमको किसी पेशेंट को डोपामीन देना है तो हम क्या करेंगे, उसका प्रिकर्सर्स देंगे, ठीक है। ये प्रिकर्सर बाद में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम प्रिकर्सर देंगे जो कि आपका क्या है, लेवोडोपा। ये क्या करेगा, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, जबकि इसका जो मेन फॉर्म है डोपामीन वो क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। तो लेवोडोपा दिया जाता है पार्किंसन डिसीज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो इसके बाद आप देखो प्लेसेंटल बैरियर। अब प्लेसेंटल बैरियर, माँ के पेट के अंदर कोई बच्चा है, अगर माँ ने कोई दवाई खाई, ठीक है, कोई मेडिसिन उसको मदर को दे रहे हैं, तो उसके बच्चे में मेडिसिन ना पहुंच जाए, बच्चे को थोड़ा चाहिए, मदर को चाहिए, ठीक। तो या फिर अगर किसी बच्चे को पहुंचानी है तो यही चीज़ें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटल बैरियर देखो, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन आर लाइपोडियल, ठीक है, मतलब लिपिड से बनी हुई है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन भी, अलाउइंग फ्री पैसेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, जो कि क्या करती हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को इजीली पास करने देती हैं, जबकि रेस्ट्रिक्ट करती हैं हाइड्रोफिलिक वंस। अगर कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो उसको वो, मतलब कि वाटर लविंग ड्रग है, ठीक है, जो कि वाटर में ज़्यादा घुलनशील है, तो वो ड्रग को वो रेस्ट्रिक्ट करेगी, रोक देगी, ठीक है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। ऑल्दो द प्लेसेंटा एक्ट एज अ पार्शियल बैरियर, जबकि जो आपका प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, पार्शियल बैरियर की तरह भी काम करता है। मैनी ड्रग्स कैन स्टिल अफेक्ट द फीटस, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी ड्रग्स जो होती हैं वो फीटस को तब भी अफेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली इफ गिवन शॉर्टली बिफोर डिलीवरी, जैसे कि मॉर्फिन, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट लेडी को बहुत लिमिटेड ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि बेबी में ड्रग ना पहुंच जाए, ठीक। लेकिन तब भी कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो फीटस को तब भी इफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं डिलीवरी से पहले भी आपके यूज़ होती हैं, जैसे कि मॉर्फिन वगैरह, ठीक। तो वो प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर सकती हैं, ओके। तो ये तो हो गए हमारे बैरियर्स। अब इसके बाद आप लास्ट देख लो, टिश्यू स्टोरेज। तो आपका ड्रग में एक्यूमुलेट इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स, तो आपकी जो ड्रग होती है, जो मेडिसिन होती है, वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो सकती है, खट्टी हो सकती है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाइंड टू टिश्यू कंपोनेंट्स। कैसे खट्टी हो सकती है, किसी भी टिश्यू के अंदर कैसे जाएगी, कैसे खट्टी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने पहले बता रखा है आपको, एक्टिव मतलब एटीपी, उसको एनर्जी चाहिए अंदर घुसने के लिए, ठीक है, वो ड्रग अंदर चली जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके, या फिर टिश्यू के साथ बाइंड करके, टिश्यू के कंपोनेंट के साथ बाइंड करके वो अंदर खट्टी हो रही है। इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ठीक। ड्रग स्टोर्ड इन टिश्यू में हैव अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो अगर कोई जो ड्रग है वो टिश्यूज़ में ज़्यादा टाइम के लिए रह रही है, ज़्यादा खट्टी हो रही है, टिश्यूज़ में ज़्यादा खट्टी हो रही है, तो उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वो ड्रग जो है वो लंबे टाइम तक काम करेगी। जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, वो ड्रग ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करती है, ज़्यादा एक्शन उसका लंबा टाइम तक हो रहता है। लोकल टॉक्सिसिटी कैन अकर, इससे क्या हो सकता है साइड इफेक्ट, लोकल टॉक्सिसिटी उस टिश्यूज़ वगैरह में हो सकती है। व्हेन हाई ड्रग कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट, अगर हाई ड्रग कंसंट्रेशन खट्टी होने लग जाए तो,
जैसे कि टेट्रासाइक्लिन बोन और टीथ में, क्लोरोक्वीन रेटिना में, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि अफेक्ट करता है हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस को, फॉर एग्जांपल इनर ईयर, ठीक। एमेटिन ये आपका हार्ट और स्केलेटल मसल्स में जाके इकट्ठा हो सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स होती हैं जो कि इन जगह पे जाके टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं अगर वो ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो जाए तो, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।